pathways and perspective 2 अगस्त 2025 इसका जो सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है और जिसकी तैयारी बड़ी जोर से आप लोगों ने किया है, इसीलिए पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। अभी आपने राहुल गांधी जी की तकरीर सुनी और बड़े आज जरा जोश में बहुत थे वो कि पूरा लॉयर्स को देखते ही बहुत जोश आ गया, क्योंकि नहीं तो जोश ज्यादा आया इसलिए कि मेरे संविधान को बचाने वाले लोग यहाँ पर पूरे भर गए हैं। इसीलिए हमारे युवा नेता और अपोजिशन पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी इस सभा में उपस्थित हमारे पार्टी के बहुत से चीफ मिनिस्टर्स सिद्धरामैया जी, रेवंत रेड्डी जी, सुखवीर सुक्कू जी और फॉर्मर सीएम्स और वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, और आज राहुल गांधी जी ने बार बार नाम लिया क्योंकि उनको थोड़ा समाधान करने के लिए हमेशा प्रियंका गांधी जी की आवश्यकता थी, इसलिए प्रियंका गांधी जी और अभिषेक मनु सिंघवी जी और मोहम्मद खान, आप सभी ने इस सभा में शामिल हुए हैं। इसीलिए मुझे तो बड़ा आनंद हुआ कि इतने देश के सारे लॉयर्स और खास करके हमारे पार्टी के आइडियोलॉजी को संबंध रखने वाले लोग जब यहाँ पर आए हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लीगल सेल का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस और पाथवेज एंड प्रोस्पेक्टिव्स हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, जैसा कि इसका जिक्र राहुल गांधी जी ने भी किया और सिंघवी जी ने भी किया, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। ये प्रत्येक भारतीय को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का अधिकार देता है। लेकिन आज यही संविधान बड़े खतरे में है। सत्ता में बैठे नेता बदलने की बात कर रहे हैं। बीजेपी, आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं का इरादा है कि संविधान के प्रियम्बल से सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द को हटा दी जाए। इतना ही नहीं, अगर उनको लास्ट इलेक्शन में इन्हें 2024 के चुनाव में 400 सीट मिलते तो वो निश्चित रूप से संविधान ही बदल देते थे। लेकिन ये आपकी ताकत है, इस देश की जनता की ताकत है और करोड़ों जो मतदार है, वोटर्स है, उन्होंने दिशा बदल दी। और मैं ये कहूँगा कि जो 400 पार कहते थे
उनके मुंह पे तमाचा मारा। यही हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है और उसका क्रेडिट राहुल गांधी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ा ही नहीं। संविधान बचाओ की जो मुहिम उन्होंने चलाई और वो संविधान का किताब हर जगह उन्होंने जो लोगों के सामने पेश किया, उससे आज 400 सीट उनको मिल नहीं पाए। संविधान जो खतरे में था उसको अगर किसी ने बचाया तो हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी ने बचाया। हम सब लोग साथ में काम करते हैं और जब एकता के साथ काम करते हैं, यूनिटी के साथ काम करते हैं, ऐसा ही हम कुछ साधते हैं। पहले कहा कि संविधान में से, प्रियम्बल में से सेक्युलर शब्द को निकालने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही लोग जिन्होंने अपने पार्टी के संविधान में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द रखा है, आप बीजेपी आरएसएस के चाल को समझते हैं। अगर आप बीजेपी की जो उनका पार्टी का संविधान है या उनके पार्टी का जो ये है अपना क्या कहते हैं, उनके पार्टी का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल संविधान में है वही शब्द पूरे उनके कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब वो बाहर कहते हैं कि हम सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द को निकालेंगे। भाई आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी ताकत आपके पास नहीं है जो ताकत हिंदुस्तान के वोटरों के पास है। तो दोस्तों, ये जो उनका दोहरा चेहरा है और वो हमेशा कुछ ना कुछ नया लाके लोगों को गुमराह करते हैं। लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेवारी तो न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया की होती है, इसीलिए इनकी स्वतंत्रता जरूरी है। लेकिन जब एक न्यायाधीश धर्म विशेष के लोगों के लिए अपशब्द से संबोधन करे और उस पर कोई कार्रवाई ना हो, और जब सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दे या मीडिया पूंजीपतियों के माध्यम से नियंत्रित करे, तो ये लोकतंत्र नहीं, ये तानाशाही है। जो न्यायाधीश पार्टी को टीका करता है, धर्म को टीका करता है और एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके बात करता है, वो न्यायाधीश नहीं है, वो तो देश के लिए, संविधान के लिए खतरा आरएसएस का न्यायाधीश है। मैं और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों को और दलितों के साथ भेदभाव आम होता चिकन की बात करते हैं,
मुगल की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, और समाज को बांटने की बात अगर कोई करता है, इस देश का प्रधानमंत्री हमेशा करता है। अरे उसको संविधान बचाने के लिए लोगों ने चुन के यहां पर लाया, और संविधान को जो संविधान अनुष्ठान में लाने के लिए उनको लोगों ने चुना। लेकिन संविधान को अगर कोई कुचल रहा है, ये प्रधानमंत्री कुचल रहे हैं, ये बीजेपी कुचल रही है। इसीलिए आपकी जरूरत बहुत है, क्योंकि जैसा अब हर जगह वोटिंग का रिवाइवल करने का चल रहा है, और खास करके इसका मुहिम भी राहुल गांधी जी ने उठाया है, कि जो अभी उन्होंने बहुत अच्छी ढंग से आपको समझाया, जैसा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, कर्नाटक में हमारे सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में एमपी का जो चुनाव हुआ, जिसके वोटर्स कैसे बदले गए। 10 बाय 10 के घर में रूम में अगर 90 लोगों का वोटर लिस्ट होता है, और महाराष्ट्र में एक हॉस्टल में अगर 9000 वोटर्स होते हैं, तो आप समझिए ये क्या इलेक्शन कमीशन है, क्या ये कठपुतली मोदी जी की कठपुतली है। आप देखिए सर, स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव के नाम पर लाखों गरीब, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। बिहार में करीब, आज के पेपर में आप देख सकते हैं, है आगे यही पूरे देश में उन्होंने खुद ये लिस्ट पब्लिश की है। 7 करोड़ वोटर में अगर 65 लाख या 1 करोड़ के करीब वोट घटते हैं, उनको रिजेक्ट करते हैं, तो मैं समझूंगा कि ये सोच समझ के उनकी चाल है। गरीब लोगों को वंचित करना, अल्पसंख्यकों को वंचित करना, और जो थके हुए लोग हैं या जो बहुत ही अपने हकूक का, ऐसे लोगों को काट छाट कर आज बिहार का वोटर लिस्ट बाहर निकला है। भाइयों, हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी को 1 वोट 1 वैल्यू की अधिकार दिया है। ये पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, निर्माताओं और कांग्रेस पार्टी की देन है। क्या ये लोग तो उस वक्त थे नहीं ना? 1-2 थे। अगर ये वोट तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दी। कांग्रेस पार्टी के संविधान को ये मिला है। और डॉक्टर अंबेडकर 15 जून 1949 को संविधान सभा में कहा, क्या कहा? फ्रेंचाइज is a most fundamental thing. It is a most fundamental thing in a democracy. कोई भी व्यक्ति जिसे हमारे संविधान के हिसाब से वोटर लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए, उसे किसी लोकल गवर्नमेंट के प्रिजुडिसेस या किसी ऑफिसर की विम पर बाहर नहीं किया जाना चाहिए। ये उस वक्त आर्टिकल 289 जो ड्राफ्टिंग कमेटी का आर्टिकल,
उसी वक्त उन्होंने कहा कि किसी के दबाव में आके, या लोकल गवर्नमेंट हो या कोई लोकल लीडर्स हो, ऐसे लोगों के दबाव में आके अगर आप वोटर्स को वंचित करते हैं वोट से, तो ये अच्छा नहीं, उसी वक्त उन्होंने कहा है। तो जो संविधान सभा में चर्चा हुई उसके खिलाफ काम आज ये गवर्नमेंट कर रही है और इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन को तो बहुत बड़ा लेसन राहुल जी ने दिया है। उनको कहा कि आओ देखो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाप बेचारा वो भी परेशान है, क्योंकि अब वो कहा, सच कहा तो वहां रह नहीं सकता, अगर झूठ बोला तो लोग छोड़ते नहीं उसको। अब राहुल जी जैसे नेता लोग उसके पीछे पड़े, वो घबराया और बात बात में उन्होंने कहा, राहुल जी ने, तुम पद पे रहो या न रहो, तुम रिटायरमेंट होने के बाद भी हम आपके पीछा लगेंगे। अब ये राहुल गांधी जी जब ये बात कहे तो वो भी परेशान है। हम क्या करना, इधर तो झूठ बोलो, इसकी आदत बीजेपी ने डाली है और सरकार हमको धमकी दे रही है, उधर रूल्स के मुताबिक अगर आप नहीं चलेंगे या नहीं करेंगे हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इसके बीच वो भी लोग थोड़ा परेशान है और हमको तो काम करना है और इससे आगे बढ़ना भी है। आज बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग की वजह से ही संवैधानिक अधिकार खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी गंभीरता समझी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बार बार सलाह के बावजूद चुनाव आयोग ने आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, आईडी, राशन कार्ड आदि डॉक्यूमेंट्स को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया था। इसको करने के लिए उन्होंने ओरल इंस्ट्रक्शंस भी दिया था, लेकिन इन्होंने नहीं किया, नहीं करना भी चाहते हैं, क्योंकि ये सब लोग अगर हम वोटर लिस्ट में डालेंगे, ये लोग देश के हित में कांग्रेस को ही वोट देंगे, ये समझकर उन्होंने इन लोगों को वो निकाल रहे हैं। ये गलत है। एक बार वोटर लिस्ट में लाओ, वो डेमोक्रेसी में किसी को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन चुन चुन के ये काम कर रहे हैं। और जैसा राहुल जी ने कहा, और हम ये कहेंगे, कांग्रेस पार्टी उनको नहीं छोड़ेगी। जहां भी है, उनके शब्द में बोलूंगा, पकड़ लेके लाएंगे। उन्होंने ये कहा कि कहीं भी अगर छुप गए तो भी हम पकड़ के लाके उनको पूछेंगे ये गलतियां क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, आज देश की परिस्थिति क्या है। आज देश की 1% आबादी के पास 40% संसाधन है, धन है, पैसा है, और आज हायर एजुकेशन तो गरीबों के लिए सपना बना है। 6 लाख 60 लाख फीस बच्चे, गरीबों के बच्चे कहां से लाएंगे। और हमारे संविधान में तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आपने कहा है कि शिक्षा सबको मिलेगा, सबको देंगे, फ्री एजुकेशन। इसीलिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो एक्ट लाया शिक्षा का, फ्री एजुकेशन का, लेकिन आज ये गवर्नमेंट एजुकेशन भी बेच रही है और गरीब के पढ़ने के लिए जो सरकारी स्कूल खोले थे वो भी एक बंद कर रहे हैं। इसीलिए प्राइवेट लोगों को इसका फायदा हो, गरीब लोग उससे पढ़ने से वंचित हो, ये उनकी
फैसला, उनका फैसला है। तो हमको ये सब चीजें बताना है, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षण के लिए, न्याय के लिए हम सबको कुछ करना है। तो इसीलिए मैं आप सभी लॉयर से भी इसके बारे में भी आपको ज्यादा, आज विपक्षी सरकारों को गिराकर अल्पमत की सरकारें बनाना, नेताओं पर झूठे मुकदमे चलाना, प्रश्न लोगों को जेल में डाल देना, आरटीआई कार्यकर्ताओं का हत्या करना और आरटीआई कानून को कमजोर करना, ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल बन गया है। यही उनके शब्द ही है, न्यू इंडिया न्यू नॉर्मल। वही आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि आरएसएस भाजपा संस्थानों पर कब्जा कर रही है, इसका सबसे उदाहरण हमारे सामने है। जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम हो, पूरे आरएसएस के इंस्टीट्यूशंस से कर रहे हैं, उनके संस्था से कर रहे हैं। जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स आते हैं अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, और देकर सच झूठ कुछ भी हो, सिर्फ बीजेपी को और आरएसएस को फायदा हो, ये काम वो कर रहे हैं। तो जब आवाज उठाते हैं उनको जेल भेजा जाता है, उनके ऊपर उनको हरास किया जाता है। तो मैं आप विनती करूंगा, जो भी लोग आप सभी लोग एक होकर हमारे साथ खड़े होंगे, कार्यकर्ता के साथ खड़े होंगे, ये मैं आशा करता हूं। आपने गौर किया होगा कि सांसदों को बोलने नहीं ठहरते हैं, और राहुल गांधी जी हो, मैं यहां पर राज्यसभा में हूं, माइक नोटिस देने के बाद भी जब हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाते हैं या नहीं किसी रूल्स के तहत हम बोलना चाहते हैं, हमको बोलने ही नहीं देते। हम जनता की आवाज और जनता के बारे में बोलना चाहते हैं, क्योंकि देश में बहुत से समस्याएं हैं। हमारे सरकारों को पैसे नहीं देते, कोई भी स्कीम में एक पैसा जल्दी नहीं वो रिलीज करते, और हमारे लोग गिड़गिड़ाते, और हमारे ऊपर दूसरे लोग ये कहते हैं ये कार्यक्रम क्यों रद्द हुआ। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट ही खुद रद्द कर रही है, पैसे नहीं दे रही, अलग अलग नाम से वो स्कीम के नाम रख के वो अपने लोगों को कुचल रही है। इसीलिए बहुत से जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वो परेशान है, और ऊपर से वही लोग पूछते हैं कि काम नहीं हो रहा। काम हो रहा है, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हो या हमारे पार्टी, काम करने की क्षमता उनके पास है, लेकिन सरकार उनको मदद नहीं कर रही। भाइयों, और अपने गौर किया होगा, संसद में विपक्षी सांसदों को तो एक तरफ बोलने नहीं देते। सरकार राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के माध्यम से पहले के, अभी ये भी जरा इनको देखना पड़ता, लेकिन परखना पड़ेगा कब क्या होगा, अभी तो मुझे कुछ मालूम नहीं हमारे पास। तो लोकसभा में तो कंटिन्यू है,
सांसदों को आवाज दबा रही है, रिकॉर्ड सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। बीजेपी और मोदी जी बहुत खुश थे जब पहले के चेयरमैन थे हमारे, वो जब हमको बाहर निकालते थे, दबा देते थे, कुछ कुछ हमारे खिलाफ बोलते थे और सस्पेंड करे। एक तो हमारे महिला एमपी को पाटिल को 7 महीने, एक नहीं 2, ये इनकी डेमोक्रेसी है। और ये सब कौन किया? ये चेयरमैन ने ही किया। लेकिन एक दिन उनको एहसास हुआ कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनकी अहमियत क्या है, ये एहसास हुआ। उन्हें लगा कि वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, मेरा भी कुछ है, ये समझने वो लगे। उनका कार्यकाल इतिहास में दर्ज होगा और आगे याद किया जाएगा। तो वो स्वतंत्र होकर बात करने लगे। जब वो स्वतंत्र होकर बात करने लगे, वो रूल्स की तहत अपने आप को असर्ट करने लगे। उन्होंने इलाहाबाद जज शेखर यादव और जज यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट का मोशन स्वीकार करने के बाद में इनको ऐसा लगा ये वीपी, ये चेयरमैन हमारे हाथ में रहने वाला नहीं है, ये सब हमारे खिलाफ जाने वाला है, इसको पहले निकालो। तो उन्होंने उनको थ्रेट किया, या तो तुम विड्रॉ करो जो एडमिट किए हैं मोशन, या तो विड्रॉ करो, या तो आप रेसिग्नेशन दो। तब ये धमकी देने के बाद उन्होंने कहा मैं विड्रॉ तो नहीं करता, मैं रिसिग्नेशन देता हूं। तो उन्होंने रिसिग्नेशन दिया। तो ऐसा दबाव हर एक पर वो डालते हैं और डाल रहे हैं, लेकिन वो दबाव कांग्रेस पे नहीं चलेगा। कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं हैं। अरे कांग्रेस के लोग तो इस देश को आजादी दिलाए हैं, मरे हैं, सूली पे चढ़े हैं, वो डरते हैं। देश के एकता के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपनी जान दी, और जो लोग, जो फैमिली देश के एकता के लिए जान देती है, क्या ऐसे लोगों को, छोटे मोटे लोगों को डरती है? अभी बोल रहे थे राहुल जी, किसी एक वकील ने उनको बुला के धमकाया, ऐसा कुछ? हाँ, अरुण जेटली, ठीक बोले। तो अरुण जेटली डरा। अरे वो किसी को डरने वाले ही नहीं, अब अरुण जेटली को क्या डरेंगे? क्योंकि सच जो बोलता है और सच्चाई पे जो चलता है, उसको कोई डरा नहीं सकता। और डर भी नहीं सकता। और डरेंगे क्यों? अगर हम कोई गलती करेंगे, अगर हम झूठ बोलेंगे, अगर हम किसी को सताएंगे उनके, तो उस वक्त अरे भाई हमने गलती की थी, उन्होंने कहा। यहां गलती नहीं के लिए वो बोलते हैं, तो उनका काम होता है सुनना। लेकिन मोदी जी ये बर्दाश्त नहीं करते और उनका इस्तीफा मांगा। आप बेचारे वो अब घर में बैठे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता, अच्छा भी नहीं। अगर ये इंफॉर्मेशन उनको पहुंचा तो भी मैं माफी मांगता हूं उनसे, क्योंकि उनकी सुनते, बीजेपी का सुन के, आरएसएस का सुन के
उन्होंने गलती की, उन्होंने खुद गलती नहीं की। तो जब आदमी खुद गलती करता है इंटेंशनली, उसको हम ब्लेम करना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो उनके तरफ से गलती की, उनको बचाने के लिए झूठ बोला, अपने आप को बचाने के लिए नहीं। तो इसीलिए मैं आज ये भी आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, किस ढंग से वो चेयरमैन को भी डराते हैं। अब दूसरे लोगों को तो कितने डराए होंगे उन्होंने। और एक कल ही मैंने एक उपसभापति को पत्र लिखकर सदन के अंदर हमारे पास सीआईएसएफ के मौजूदगी के बारे में आपत्ति जताई। अरे कभी पार्लियामेंट में कोई लोग, बाहर के लोग नहीं आ सकते, उनकी सिक्योरिटी रहती है और वो हमारे को देखते हैं, काम करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि बाहर के लोग को हस्तक्षेप करने के लिए सदन में लाया। ये लेटर भी मैं कल लिखा हूं, आज आप देखे होंगे, पेपर में भी आया है। और इसीलिए उस वक्त संविधान निर्माताओं ने पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस की स्थापना की। इसके अधिकारों को संसद के अनुरूप काम करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसका कंट्रोल लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के हाथ में था। लेकिन वो निकाल कर आज वो लोग सीआईएसएफ को अंदर बुला रहे हैं। ऐसा भाग के आते हैं कि जैसा कि टेररिस्ट को मार रहे हैं। टेररिस्ट को तो जल्दी मार नहीं सके, हम लोगों को मारने के लिए आ रहे हैं अंदर घुसपैठ। हम ताजुब हो गए, क्योंकि हमने नहीं देखा। 15-20 साल से पार्लियामेंट में हम आते हैं, देखे हैं। तो वो आते थे सफेद कपड़े पहन के, वहां के वॉलंटियर्स या जो सिक्योरिटी के ऑफिसर थे वो आते थे, वो मदद करते थे। लेकिन काले दर आ जाते हैं। अरे हम बोले क्या हो गया, कुछ बॉम्ब गिरा, क्या होगा, क्या टेररिस्ट अटैक जैसा उनके जमाने में पार्लियामेंट को हुआ, ऐसा कुछ हुआ क्या? डर गए हम, क्योंकि ये पहली बार देख रहे ना हम, इससे पहले नहीं देखे। तो ये ऐसे काम कर रहे हैं क्योंकि ये भी हमारे होम मिनिस्टर के हाथ में है। पार्लियामेंट का अधिकार उन्होंने लिया है, सब अधिकार ले रहे उन्होंने लेकर। सीआईएसएफ सीधा गृह मंत्री को रिपोर्ट करता है। उनकी तैनाती विपक्षी सांसदों को दबाने और डराने का प्रयास है। हम सरकार के इस कदम की घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने संविधान का निर्माण किया और समतावादी समाज की रचना की। हमारी पार्टी ही इन मूल्यों को जीवित रख सकती है। हमें लोकतंत्र होगी। इस काम में आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे संविधान बचाने की मुहिम ने लोकसभा चुनाव में जनता को जागरूक किया, जिसका जिक्र मैं पहले अभी किया था, जिसकी वजह से आज विपक्ष मजबूत स्थिति में है और हर चैलेंज को फेस करने की और अब आप और हम सब जब मिल के काम करते हैं तो हमको कोई डरा नहीं सकता। तो इसीलिए हमको ये देखना होगा कि एक तरफ न्यायपालिका, चुनाव आयोग, जांच एजेंसियों को
राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, चुनावी प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना होगा। सरकार को समझाना चाहिए, कभी भी टकराव से, सरकार को ये समझना चाहिए कि कभी भी टकराव से समाधान नहीं निकलता। शायद वो समाधान चाहते ही नहीं है। राजनीतिक दलों और नागरिकों के साथ संवाद करना चाहिए, वो संवाद भी नहीं करते। पार्लियामेंट मेंबर्स को बुलाकर बात भी नहीं करते। और हमारे मोदी साहब तो वहीं बैठे रहते, टीवी देखते रहते अपने रूम में, लेकिन पार्लियामेंट में कदम नहीं रखते। क्या समझ में नहीं आया मेरे को। अरे आप टीवी वहां देखने के या अंदर आके ये फिजिकल देखो ना, वो देखने को तैयार नहीं। उनको क्या डर है मेरे को समझ में नहीं है। आप निडर हो ना, ठीक है, हमारा देश का नेता निडर होना चाहिए, वो सामने भी नहीं झुकना चाहिए। अरे तो इसीलिए कभी कभी बार बार मुझे याद आता है कि राहुल गांधी मोदी डरपुक है बोलते, वैसा बोलने में। तो मैं बोला नहीं साहब, डरपुक कैसा होता है। 333 सीट लाया एक बार कम से कम 273 सीट लाया, और इस बार गया वो फंस गया। और ये डरपुक कैसा होता नहीं। तो ठीक है, हमको डरा रहा है क्योंकि पार्लियामेंट में मेंबर हमारे, लोकसभा में हमारे ट्रंप के सामने झुककर क्यों आप देश की बेइज्जती कर रहे हो, हमारे स्वाभिमान को बेच रहे हो। इसीलिए राहुल जी ने कहा, आप अगर एक बार कहे ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप झूठ बोल रहा है ये कहो, मैं मान जाऊंगा। ये पार्लियामेंट में कहा उन्होंने, लेकिन आज तक मुंह ही नहीं खोले। मैं समझता हूं शायद ये श्रावण का महीना इधर करते ना, तो वो मौन व्रत रखे होंगे एक महीना, जब तक ये महीना खत्म नहीं होगा, जब तक हमारा सेशन खत्म नहीं होगा, तब तक वो मौन व्रत रखे हैं। तो डर के नहीं, वो मौन व्रत रखे क्योंकि भगवान से आए ना। वो क्या है, नॉन बायोलॉजिकल ये है, इसीलिए वो किसी को ये नहीं करता। तो इसीलिए ऐसा आदमी इस देश के प्रधानमंत्री बने। अगर ऐसा ही चला तो देश का तो दिवाला उठ जाएगा। और हम नहीं बोल रहे, दूसरे लोग भी बोल रहे। और जो राहुल जी ने कहा कि ये लोग दिवाला उड़ाने वाले हैं, दिवाला उड़ गया अभी। तो इसको हमको बचाना है, खुशी नहीं है। देश का अगर आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, हमारे बच्चों को शिक्षण नहीं मिल रहा, हमारे लोगों को स्वास्थ्य का ये नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, तो हमारी जनता मरेगी ना। हमारा तो 140 करोड़ जनता को अच्छा स्थिति में रखना हमारा भी फर्ज है। हम उसलिए कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा यही करते हैं, युवाओं को संविधान का विरासत का रक्षक बनाना होगा, उन्हें उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर
जवाबदेही के लिए प्रेरित करना होगा। ये सब हमारी जिम्मेदारी है। मीडिया और हर नागरिक को वॉचडॉग की भूमिका निभानी होगी, तभी जीत हमारी होगी। इतिहास साक्षी है, सच हमेशा जीतता है, और सच अगर जीतता है तो हम सब लोग सच के साथी हैं। मैं श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी का और उनके साथियों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज एक कार्यक्रम आयोजित किया और अपने को मौका दिए। और मैं आप सबको बधाई भी देता हूं कि आप देश के कोने कोने से आए हो, इसीलिए आप हमसे ज्यादा तकलीफ उठा के इस सम्मेलन में शामिल हो गए हो। तो आप सभी को इसकी सफलता का शुभकामनाएं। और इसी के साथ सिर्फ 2 मिनट में आपका लेता हूं और अपने बात को खत्म करता हूं। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी और हमारे विरोधी लोगों का जिन राज्यों में शासन है, वहां हमारे वर्कर्स के खिलाफ सच बोलने पर झूठे मुकदमे किए जाते हैं और उन्हें डराने के लिए, उनका मुंह बंद करने के लिए उनके परिवार वालों को उसके ऊपर केस डालते हैं और उनको हरासमेंट करते हैं और उनको डिमोरलाइज करते हैं ताकि वो कांग्रेस के साथ न जुड़े। तो हमारे संगठन को मार पड़ती है इससे, क्योंकि लोग डरते हैं, अरे ये पुलिस में गए तो कोई पूछता नहीं, कलेक्टर के पास गए तो कोई पूछता नहीं। तो इसीलिए बड़े बड़े लोग ही आगे पीछे देखते हैं और हमारे संगठन में वर्कर्स मार खाता है। हमेशा वर्कर्स आगे रहता है, वो मार खाता है, लेकिन बड़े बड़े लोग कभी कभी चले जाते हैं। लेकिन मेरे को शुरू में लगा साहब, तो मैं बोलना क्या नहीं बोलना छोड़ देता हूँ, भी बोलना ठीक नहीं है इस संदर्भ में।